हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नेम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। राइट, देखिए इससे पहले हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और देखिए वो चैप्टर देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीटली फर्स्ट चैप्टर के साथ इंटर रिलेटेड रहता है। तो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आएगा या फिर अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस अभी नहीं देखी है तो काफी सारी टर्मिनोलॉजीज और काफी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं मैटर की जो आपको इस चैप्टर में समझ में नहीं आएगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो देखिए पहले चैप्टर में हमने कंप्लीटली ये बात की थी कि आखिरकार मैटर क्या होता है। तो इस चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि मैटर हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका कुछ ना कुछ मास होता है। अब मैटर देखे भी जा सकते हैं और कुछ मैटर ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे आसपास में कितनी सारी चीजें हैं, ये चौक हो गई, पेन हो गया, डस्टर हो गई, ये सारे क्या है, वो मैटर हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ मैटर ऐसे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जैसे कि एयर, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और कुछ ना कुछ उसका मास भी होता है, इसी वजह से वो क्या है, मैटर है। तो इस चैप्टर में हमें बात करनी है कि जो हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन मैटर हमारे पास है वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान सी बात है, अगर किसी चीज में दो अलग अलग चीजें मिली हुई हैं, यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में हमने मिलावट की हुई है तो यानी कि वो इम्प्योर है, और अगर मिलावट नहीं करी तो यानी कि वो क्या हो गया, प्योर। फॉर एग्जांपल चलिए हम बात करते हैं मिल्क की, दूध की बात करते हैं। आप कहोगे अगर दूध वाले ने दूध में पानी नहीं डाला यानी कि वो हो गया प्योर, लेकिन दूध वाले ने अगर पानी डाल दिया तो वो हो गया इम्प्योर, है ना। घर वाले तो यही कहते हैं कि ये प्योर दूध है क्योंकि दूध वाले ने इसमें पानी नहीं डाला। बट क्या ये एक्चुअलिटी में सही डेफिनेशन होगी किसी भी मैटर को ये बताने की कि क्या वो प्योर है या इम्प्योर। तो चलिए मैं मान लेता हूं मिल्क को लेकर ही कि आपने कहा अगर इसमें पानी नहीं मिला हुआ तो ये प्योर है, तो आपने कहा मिल्क हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, तो मैं कहूंगा जी नहीं, मिल्क प्योर नहीं है, मिल्क हमारे पास इम्प्योर है। आप कहोगे सर कैसे, जस्टिफाई करो। तो चलिए मान लीजिए आपकी बोन डेंसिटी वीक है, आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, या फिर चलिए आपका बेबी बोन फ्रैक्चर हुआ है, आप गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे इनको ऐसे सब्सटेंस खिलाओ जिसमें कैल्शियम बहुत सारा अमाउंट में प्रेजेंट हो, और उनमें से एक सब्सटेंस का क्या नाम लेंगे, वो दूध। ठीक है, यानी कि दूध पीने की वो सलाह दे रहे हैं ऐसे टाइम पर, यानी कि दूध में क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा। तो दूध में तो कैल्शियम प्रेजेंट है, बिल्कुल ठीक है। कई बार आपने घर में सुना होगा बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए कि आपका बेटा जो है या आपकी बेटी जो है काफी कमजोर है, इसको थोड़ा दूध दही मक्खन वगैरह खिलाओ। यानी कि क्या कहने का मतलब है, दूध में क्या होता है, फैट भी होता है, क्योंकि दूध में फैट है और फैट हमें मोटा करने में हेल्प करता है। राइट, तो यानी कि दूध में फैट भी प्रेजेंट हो गया। अब कई बार आपने ये भी कहता सुना होगा कि तुम्हारा स्टेमिना वीक है, तो ऐसा डाइट, ऐसी डाइट लो, ऐसे न्यूट्रिएंट्स लो जो कि आपके स्टेमिना को और आपकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करे। राइट, तो क्योंकि अगर आप डाइट अच्छी लोगे तो आप स्टेमिना भी अच्छे से बूस्ट अप कर पाओगे ना जब आप एक्सरसाइज करोगे। तो यानी कि उस टाइम पे दूध पीने की भी सलाह दी जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं दूध में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो जब दूध में कैल्शियम भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो दूध है वो प्योर है। तो दूध प्योर नहीं होता है, इसका मतलब दूध क्या होता है, इम्प्योर। तो आप कहोगे सर ये तो दिक्कत वाली बात हो गई, यानी कि मेरे सामने जो सब्सटेंस रखा हुआ है फिर तो मैं उसको देखकर ये बता ही नहीं सकता कि आखिरकार ये प्योर होगा या इम्प्योर, क्योंकि हमें क्या पता ये किस किस पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मैं यहाँ पे एक वर्ड ले रहा हूं पार्टिकल, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया और वो वर्ड है पार्टिकल। तो देखिए पहले चैप्टर में हमने ये कहा था कि हमारा जो गिवन मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं इन पार्टिकल्स को डिफाइन करना चाहूं तो चलिए मैं बता देता हूं आपको, ये पार्टिकल्स हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं। दे में बी एटम, दे में बी एटम, दे में बी कंपाउंड, दे में बी कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जहां तक आपकी अच्छी बुक्स का सवाल है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आकाश की बुक फॉलो कर रहे हो, आप रेजोनेंस की बुक फॉलो कर रहे हो या एलन की बुक्स फॉलो कर रहे हो, तो वहां पे आपको दरअसल बुकलेट में मॉलिक्यूल वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूल
वर्ड क्यों देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यह पता होना चाहिए आखिरकार एटम, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। क्योंकि जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे सामने बार बार इन टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में ही नहीं आएगी कि इनका मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर की गहराई में जाने से पहले इन टर्मिनोलॉजीज को ही पढ़ लेते हैं, आखिरकार इनका क्या मतलब होता है, राइट। तो चलिए बात करते हैं। आखिरकार जो हमने कहा पार्टिकल हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, दे में बी एटम, दे में बी मॉलिक्यूल और दे में बी कंपाउंड। तो आखिरकार इनमें फर्क क्या है? तो जैसा कि हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा है इन तीन टर्मिनोलॉजी से, तो साथ के साथ हम इस चैप्टर में हर एक मुकाम पर, हर एक छोटे टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल भी या फिर जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपको यह पता चल सके कि किस चैप्टर में से कहां से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या वो टॉपिक करने के बाद हम उन क्वेश्चंस को सोल्व अपने आप से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो चलिए बात करते हैं। हमारे पास तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। एक हमारे पास है एटम, चलिए इसमें मैं एक टर्मिनोलॉजी और जोड़ दूंगा, दैट इज एलिमेंट। एक हमारे पास है एटम, एक हमारे पास है एलिमेंट, एक हमारे पास है कंपाउंड और एक हमने कहा दैट इज मॉलिक्यूल। ये चार टर्मिनोलॉजीज हैं, इनमें फर्क सीखिए। सबसे पहले इनमें फर्क सीखिए। हम बात करते हैं एटम की। तो एटम हमारे पास वो सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे मिलकर हर एक मैटर बनता है, ठीक है। एटम मैंने कहा दैट स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच एवरी मैटर इज मेड अप, ठीक है। वो छोटी से छोटी यूनिट जिससे मिलकर कोई भी मैटर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एटम। यानी कि मेरे आसपास में जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो किससे मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। अब आप कहोगे सर कंफ्यूजन सी होगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो ताकि हमारे मन को भी शांति मिल जाए कि हाँ हमें ये वर्ड समझ में आ चुका है। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। मेरे पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर इस पहाड़ को मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना चाहूं, क्योंकि देखिए पार्टिकल वर्ड जो है ना, पार्टिकल वर्ड को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पार्टिकल वर्ड इन जनरल हर एक चीज के लिए यूज किया जाता है। डस्ट के पार्टिकल हो गए, एयर के पार्टिकल हो गए, वाटर के पार्टिकल हो गए, तो हमें पार्टिकल्स को स्पेसिफाई करना पड़ गया था। तो इसी वजह से मैंने कहा पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर मैं पार्टिकल वर्ड की बात करूं तो मैं इनमें से किसी एक चीज की बात कर रहा होगा, ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा माउंटेन है। अगर इसको मैं तोड़ना चाहूं तो मेरे पास बड़ी बड़ी चट्टानें मिल जाएंगी। मेरे पास क्या मिल जाएंगी? बड़ी बड़ी चट्टानें मिल जाएंगी। अगर इनमें बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ना चाहूं तो मेरे पास क्या बनेगा? ये बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे पत्थर से मिलकर बन रहे होंगे। ये छोटे छोटे पत्थर फर्दर अगर तोड़े तो किससे मिलेंगी? ये बन रही होंगी मिट्टी से। ये मिल रही होंगी, बन रही होंगी छोटी छोटी मिट्टी से, राइट। मिट्टी कंबाइन करके छोटे पत्थर बनाएंगी, छोटे पत्थर कंबाइन करके थोड़े बड़े पत्थर बनाएंगे और ये बड़े पत्थर कंबाइन करके क्या बना लेंगे? माउंटेन जैसी चीजें बना लेते हैं, राइट। आपने देखा भी होगा कि माउंटेन्स के ऊपर कुछ ना कुछ ब्लास्टिंग करते ही रहते हैं ताकि वहां से हमें चट्टानें मिल सके, रॉक्स मिल सके, जो कि फर्दर यूज की जाती है किसी ना किसी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, राइट। अब क्या आप मिट्टी को तोड़ सकते हो? मिट्टी नहीं टूट सकती, बट एक्चुअलिटी में मिट्टी भी तो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होगी। तो वो छोटी से छोटी चीज जिससे मिलकर हर एक मैटर बनता है वो क्या होते हैं? एटम। यानी कि जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं ये किससे मिलकर बन रहे होंगे? एटम से मिलकर बन रहे होंगे। यानी हर एक मैटर के अंदर एटम प्रेजेंट होता है। वो एटम कंबाइन करते चलते हैं और कोई ना कोई पार्टिकल बना देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? द स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड एटम, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट की। अब बात करते हैं एलिमेंट की। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, सिंपलेस्ट मैटर होता है जो फर्दर टूट नहीं सकता, जो फर्दर टूट नहीं सकता। मैंने क्या कहा? एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट मैटर, इट इज द सिंपलेस्ट मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनी अदर, विच कैन नॉट बी ब्रोकन into any other simple substance, जिसको हम फर्दर किसी सिंपल सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते उन्हें हम कहेंगे एलिमेंट। आप कहोगे सर
एलिमेंट क्या एटम से मिलके नहीं बने। मैंने देखे दो अलग अलग वर्ड यूज किए हैं। मैंने यहां पर कहा एटम किसी भी मैटर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टिकल के अंदर पाए जाते हैं। अब एलिमेंट हमारे पास वो सिंपल सब्सटेंस होता है जो फर्दर टूट नहीं सकता। मेरे पास यहां पर देखिए माउंटेन था, ये फर्दर सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा था, ये फर्दर सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा था, ये फर्दर सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा था। यानी कि सिल्क जो हमारे पास ये मिट्टी मिली है ये फर्दर नहीं टूट रही ना, लेकिन ये भी तो एटम से मिलकर बनी हुई है। यानी कि एटम पाया तो हर मैटर में जाएगा, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो। मेरा यहां पर कहने से मतलब क्या है, मेरा एलिमेंट कहने से मतलब है वो सिंपलेस्ट सब्सटेंस जिनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा मेरे पास आयरन है, मेरे पास क्या है, आयरन है। आयरन को आप तोड़ोगे तो आयरन ही मिलेगा ना, आयरन की रोड आपके पास है तो उसको तोड़ोगे तो आयरन ही मिलेगा, इससे ज्यादा सिंपल सब्सटेंस नहीं मिलेगा, बनेगा। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, चलिए आपके पास एक दीवार है, दीवार को अगर आप तोड़ना चाहोगे तो दीवार आपके पास ईंट से मिलकर भी बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर सीमेंट भी लगी हुई है, दीवार में पेंट भी लगा हुआ है जो एक अलग से कोटिंग रहेगी। तो दीवार कई चीजों से मिलकर बनी हुई है, सीमेंट, ईंट और पेंट, ठीक है। यानी कि वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हुआ जो कि फर्दर टूट सकता है सीमेंट के अंदर, सीमेंट, ठीक है, एक ईंट के अंदर और एक हमारे पास पेंट के अंदर। लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट है वो फर्दर सिंपल सब्सटेंस में नहीं टूट सकते क्योंकि खुद ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या ये बात समझ में आई? एलिमेंट की बात आपको समझ में आ गई। आयरन हो गया हमारे पास, या फिर हमारे पास सोडियम हो गया। हमारी पीरियोडिक टेबल में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, जिन एलिमेंट को हमने फर्दर भी क्लासिफाई कर दिया है। जब आपको क्लासिफिकेशन करवा रहा होगा तब आपको ये चीज समझा रहा होगा कि आखिरकार एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं कंपाउंड की, तो दो डिफरेंट एलिमेंट, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन केमिकली, ठीक है। फिजिकली कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केमिकल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। और यहां पे आपको जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये कि यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है डिफरेंट एलिमेंट। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन कर रहे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, मान लीजिए इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। एक हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है। फिर चलिए मैं थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल लेता हूं, यहां पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहां पे एक लॉजिक और है, वो थोड़ा सा बाद में समझाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक सोडियम एलिमेंट है, ठीक है, अभी एग्जांपल लिया, सोडियम एक एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। इन दोनों ने कंबाइन करके क्या बना लिया, सोडियम हाइड्राइड बना दिया। अभी तो सोडियम हाइड्राइड है, ये मेरे पास क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड की स्पेशलिटी क्या है, जो दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। कम से कम एक कंपाउंड में दो एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो सोडियम हाइड्राइड जो हमारे पास बना है ये क्या है, कंपाउंड है। अब देखिए ये सिंपलेस्ट सब्सटेंस नहीं है। मैंने एलिमेंट में क्या कहा था, ये सिंपलेस्ट मैटर होता है, फर्दर टूट नहीं सकता। लेकिन मेरे पास जो सोडियम हाइड्राइड मिला है मुझे, ये फर्दर टूट सकता है, इसमें सोडियम एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट में। इसलिए सोडियम हाइड्राइड मेरे पास कंपाउंड नहीं है। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं केमिकली तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड इज नॉट अ सिंपलेस्ट सब्सटेंस, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, क्योंकि ये फर्दर ब्रेक हो सकता है इसके एलिमेंट के अंदर। क्या बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, दे में भी सेम और दे में भी डिफरेंट, केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। टू और मोर देन टू एलिमेंट, ठीक है, टू और मोर देन टू एलिमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं, दे में बी सेम और डिफरेंट, कंबाइन केमिकली, ठीक है, कंबाइन केमिकली, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल।
अब आप कहोगे सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? आपने कंपाउंड में कहा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट दे मस्ट बी सेम केमिकली कंबाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड। आपने यहां पे कहा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं केमिकली कंबाइन करेंगे उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट जब वो डिफरेंट होंगे और वो केमिकली कंबाइन कर जाएंगे तो इनको हमने कंपाउंड भी कह दिया था, यानी कि ये तो कुछ कंफ्यूजिंग सी बात हो गई। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन कर रहे हैं उनको हम मॉलिक्यूल भी कह रहे हैं, उनको हम कंपाउंड भी कह रहे हैं। अरे बच्चों इसी चीज को समझाने के लिए तो ये वीडियो बन रही है, आपको एक अलग लेवल तक लेके जाने के लिए तो चीजें बन रही है। कई सारे टीचर्स को भी समझ में नहीं आता कई बार तो कि आखिरकार कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फर्क क्या है, वो एक ही टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं दोनों के लिए। जो मॉलिक्यूल हमारे पास कंपाउंड नहीं हो सकता कई बार तो वो उनको भी कंपाउंड कह देते हैं, राइट। लेकिन आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, इस चीज के लिए तो ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। अब फर्क समझिएगा, मैंने कहा जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं केमिकली दे मे बी सेम, अगर दो एलिमेंट सेम हो गए और वो कंबाइन कर जाएंगे तो वो कंपाउंड तो कहला ही नहीं सकते, क्योंकि कंपाउंड के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट होना जरूरी है। लेकिन अगर सेम एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं फिर तो वो मॉलिक्यूल है ही। लेकिन जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं उनको भी हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल कह रहे हैं। यानी कि यहां से मेरे पास एक क्या बात आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एनटीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है। उसमें ये स्टेटमेंट थी ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूल होते हैं सारे के सारे, बट ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड, ठीक है। हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड तो मॉलिक्यूल हैं बट सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। क्या कहने का मतलब है, जो कंपाउंड है, कंपाउंड कैसे बन रहे होंगे, जब दो डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन करेंगे तो उनको हमने कंपाउंड भी कहा, उनको हमने मॉलिक्यूल भी कहा। तो यानी कि ये बात ठीक हो गई, जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल तो वो भी हैं जिसमें सेम एलिमेंट केमिकली कंबाइन करेंगे। तो अगर दो सेम एलिमेंट केमिकली कंबाइन कर रहे हैं तो उनको हम कंपाउंड नहीं कहते, उनको तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ही कहेंगे, राइट। तो एक्चुअलिटी में हुआ क्या था, पहले हम जो वर्ड यूज किया करते, टर्मिनोलॉजी यूज किया करते, वो थी हमारे पास मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल हम हर स्पीशीज को कह दिया करते, चाहे उसमें सेम एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं चाहे उसमें डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन बाद में आगे जाकर जो मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं उनको हमने एक अलग वर्ड दे दिया था, दैट इज कंपाउंड, ठीक है, दैट इज कंपाउंड, ठीक है। तो जो एलिमेंट जो सब्सटेंस हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट को कंबाइन करके बन रहा है वो मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। लेकिन अगर आपको लिखना पड़ जाए एक चीज, मॉलिक्यूल लिखोगे कंपाउंड लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, कंपाउंड लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसी वजह से तो हमने क्या किया हुआ है, एक अलग डेफिनेशन कंपाउंड को लेकर बनाई हुई है, राइट। क्या आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही हैं जो हमने यहाँ पर की थी? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है इस चीज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। अब चलिए, आप कह रहे हो कि सर समझ में तो आ गया, एग्जांपल्स करवा दो ताकि जो हमें समझ में आया हम ये जान सके कि हमें वास्तविकता में समझ में आई है वो चीज या फिर हमें लग रहा है कि हमें समझ में आया है। तो आप कहोगे सर जो आपने अभी भी बात कही है ना वो समझ में आई, बाकी तो सब ठीक है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल करवाते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको जो समझ में आया है वो वास्तविकता में समझ में आया है या नहीं आया। थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज हो गई है अभी बट कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे सर समझ में आने की ही तो सारी बात है, अगर सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर तो दिक्कत ही क्या रहेगी लाइफ में, है ना। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे। वीडियो को आपको पॉज कर लेना है, जब मैं एग्जांपल लिख दूंगा सारे के सारे खुद से ट्राई करना है और उसके बाद जब मैं एग्जांपल करवाऊंगा तब आपको मैच कर लेना है कि आपने जो किया, जो आपने लिखा, जो क्लासिफिकेशन करी है वो क्या ठीक है या नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है जो भी गिवन सब्सटेंस है आपके पास इनको आपको क्लासिफाई करना है, क्या वो एलिमेंट है, क्या वो एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड है, या फिर कंपाउंड है, ठीक है। आप कहोगे सर एटम कहां है, अरे बच्चे हर एक मैटर के अंदर एटम तो होगा ही होगा ना,
तो एटम कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। एटम मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि हर एक मैटर के अंदर वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे मिलकर हर एक मैटर बनता है उसे हम एटम कहते हैं, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला, चलिए पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट ही रख लेते हैं, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, HCl, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करें C6H12O6, चलिए थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स O3, कॉपर सल्फेट हो गया हमारे पास, बेरियम क्लोराइड हो गया। नाम बताता चल रहा हूं ताकि कुछ बच्चों को जिनको पता है कि इनके क्या नाम हो सकते हैं वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि हाँ इसके नाम ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए H2SO4 हो गया। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं, पोटेशियम K2SO4.Al2SO4 आप कहोगे सर बख्श ये कंपाउंड क्या लिख दिया आपने, ठीक है। देखो अलम है ये हमारे पास, एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स को एल्यूमिनियम के सल्फेट के साथ जब कोई और सल्फेट जुड़ता है तो हम अलम कहते हैं, ठीक है। ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, बस एग्जांपल की बात है, आप भी इसको भी सोल्व करोगे खुद से, ठीक है। थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। चलिए हमारे पास आ गया अमोनियम, चलिए ऑक्सीजन ले ली हमने, ये ले लिया वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने ले लिया आयरन मान लीजिए, और थोड़ा सा और मान लीजिए कॉपर ले लिया, बहुत है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर इन सभी लिख लीजिए, उसके बाद आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर ली होगी, क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखिए हाइड्रोजन हमारे पास एलिमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसा मैंने बताया 118 एलिमेंट है, उनके नाम अगर आपको पता है तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट ही अरेंज है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता उन एलिमेंट्स के बारे में, अगर आपको कोई सिंगल वर्ड दिख रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि दो अलग अलग चीजों को नहीं मिलाया हुआ तो वो एलिमेंट है। देखिए हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन ही है, कुछ और नहीं मिलाया हुआ, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट ही होगा। उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है, यहाँ पे देखिए आयरन, आयरन Fe, कुछ और साथ में है ही नहीं, आयरन के साथ कुछ और है ही नहीं, ना हाइड्रोक्साइड है, ना कोई ऑक्सीजन, ना कोई हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या पाएगा, एलिमेंट पाएगा। उसी तरीके से देखिए कॉपर है, Cu, एक एलिमेंट का सिंबल है Cu, कभी ये सोच लो कि कॉपर अलग है, U अलग है, ठीक है। अगर दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन कर रहे होंगे तो उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल आएगा। तो देखिए C तो कैपिटल है, ये छोटा है, यानी कि ये एक ही एलिमेंट है कॉपर, ठीक है। अगर दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन कर रहे होंगे तो हर एलिमेंट का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। आयरन में देखिए Fe लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, तो सेकंड वर्ड अल्फाबेट छोटा है ना, इसका क्या मतलब है कि ये एक ही हमारे पास है। Cu में U छोटा है, यानी कि ये इसी के साथ कंबाइन, ये एक ही है हमारे पास, दो अलग अलग चीजें कंबाइन नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एलिमेंट। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मैंने कहा था मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट या फिर सेम एलिमेंट केमिकली कंबाइन करेंगे, ठीक है। और कंपाउंड में मैंने क्या कहा था, कंपाउंड में मैंने कहा था दो डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन करेंगे, ठीक है। दोनों में फर्क क्या था, दोनों में फर्क ये था कि कंपाउंड के अंदर कभी भी दो सेम एलिमेंट कंबाइन नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे H2 का क्या मतलब है, दो हाइड्रोजन के एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, H2 का मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन के एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, तो इसमें दो सेम एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं ना, तो ये कंपाउंड नहीं हो सकता, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल, ठीक है। सिमिलरली O2 क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूल, ठीक है। O3 हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, क्योंकि तीन ऑक्सीजन एलिमेंट है, तीनों के तीनों सेम ही है हमारे पास। इसके अलावा O2 देखिए यहाँ पे O2 हो चुका, नहीं हुआ, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हमारे पास वो होंगे जिसमें दो सेम एलिमेंट या फिर दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइन कर रहे होंगे, तो इनमें सब में सेम एलिमेंट कंबाइन कर रहे थे, इसीलिए ये हमारे पास क्या हो गया, इसीलिए हमारे पास मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं हो सकते। अब इसमें देखिए दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें तीन अलग अलग एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप कहोगे सर इसमें देखिए 6 सेम एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल हो गया, नहीं बच्चों, मैंने ये नहीं कहा कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार नहीं हो सकता, मैंने ये कहा एटलीस्ट दो अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। तो देखिए दो बल्कि तीन अलग अलग एलिमेंट है ना, इसमें एक एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि साथ में कोई दूसरा एलिमेंट भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड है, तीन अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब आप कहोगे क्या सर मैं इसको मॉलिक्यूल कह सकता हूं, ये भी हमारे पास है कंपाउंड। क्वेश्चन आपका आएगा क्या सर मैं इन कंपाउंड्स को मॉलिक्यूल कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हो बच्चों, बिल्कुल कह सकते हो। हमने कहा मॉलिक्यूल वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, तो ये दो या दो से ज्यादा
डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बन रही है ना, तो ये मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है, दोनों हैं। लेकिन क्योंकि कंपाउंड को हमने एक अलग डेफिनेशन दी हुई है, हमने मॉलिक्यूल में से ही कंपाउंड को अलग से निकाला हुआ है, तो हम इनको मॉलिक्यूल ना कहते हो, क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। अगर मैं इनको मॉलिक्यूल लिख दूंगा तो कोई टीचर मुझे गलत नहीं कह सकता, लेकिन अगर मुझे एक चीज कहनी होगी तो हमने क्योंकि कंपाउंड के लिए एक अलग से डेफिनेशन बनाई है, इन मॉलिक्यूल्स को अलग नाम दिया है, तो इसलिए हम इनको कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, बट अच्छा ये रहेगा कि आप इनको कंपाउंड कहो। ठीक है, सिमिलरली ये मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है, लेकिन हम इनको क्या कहेंगे, कंपाउंड। सिमिलरली इसमें दो अलग अलग एलिमेंट हैं, ये बेरियम है, ये क्लोरीन है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, कंपाउंड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास तीन अलग अलग एलिमेंट है, ये भी क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। उसी तरीके से NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग एलिमेंट है, ये भी कंपाउंड है और ये भी क्या है, कंपाउंड है। तो आई होप आपने आपको एग्जामिन कर लिया होगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं और कितनी नहीं। और क्वेश्चंस इसलिए होते हैं ताकि आपके कंसेप्ट फर्निश किए जाएं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आई बाय कंसेप्ट, वो चीजें आपको समझ में आ जाए बाय क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे मैटर की क्लासिफिकेशन को लेके कि मैटर को हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी क्वेरी रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। और हमारे चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे सभी सोशल हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।